हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सुखमंत्रा रिसोर्ट एंड स्पा गोवा। इनेलो अपनी रैली में दिखा रही बड़े नेताओं का दम। रैली में फिर दिखे नीतीश, एचडी देवगौड़ा समेत सियासत के पुराने दिग्गज। राय में बीजेपी और इनेलो पर सीएम का जोरदार प्रहार। कहा बीजेपी और इनेलो दोनों को है सीएम उम्मीदवार की दरकार। कांग्रेस तीसरी बार सूबे में बनाएगी सरकार। दुष्यंत चौटाला का मोदी पर हमला। कहा लच्छेदार भाषण देकर मोदी जनता को कर रहे गुमराह। जापान अमेरिका तो गए लेकिन हरियाणा के लिए कोई योजना लेकर नहीं आए। चौटाला के वार पर कानून मंत्री रविशंकर का पलटवार। कहा चौटाला के आरोप बेबुनियाद। कोर्ट के आदेश पर चौटाला को मिली है जेल। और हरियाणा में कल शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 15 अक्टूबर को होगा मतदान। 1350 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी सूबे की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हो एक बार फिर से अपनी बेहद खास, बेहद ताजा तरीन, अपने किस्म की बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा पेशकश हरियाणा का महासर्वे लेकर। जी हाँ, आपको एक बार फिर से बता दें कि ये महासर्वे कुछ इस अंदाज में है कि इस महासर्वे के लिए अभी तक सबसे बड़ा सैंपल जुटाया गया है। सबसे बड़े वोटिंग सैंपल के साथ हम इस महासर्वे के तमाम नतीजों का विश्लेषण करेंगे। आपको बता दें कि इतने बड़े सैंपल के साथ हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी कोई राजनीतिक सर्वे नहीं हुआ है और इस सर्वे का कॉपीराइट भी है। इस पूरे सर्वे के दरमियान हमने पूरे राज्य से 90,000 वोटों का सैंपल जुटाया है और एक बैलेट पेपर में 3 तरीके से लोगों की राय ली गई है। यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 2,70,000 वोटों की गिनती हुई है इस पूरे महासर्वे के दरमियान, जो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इस महासर्वे के दौरान हम बहुत सारी विधानसभाओं को कवर कर चुके हैं और आज हम आपके सामने पेश करेंगे बाकी की 23 विधानसभा सीटों के नतीजे, जो हमारे इस महासर्वे के बाद निकलकर सामने आएंगे। न सिर्फ हम आपको नतीजे बताएंगे बल्कि अपने तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के जरिए उन पर उनके कमेंट्स भी आपको बताएंगे। ये सीट किस पार्टी के लिए इस रुझान में कैसे जा रही है, वो तमाम तर्क भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे आज के इस खास पेशकश की भी, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे अपने सभी खास मेहमानों से। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं चीफ एडिटर खोज इंडिया विनोद मेहता जी। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मैडम। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं कुमार आनंद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमार आनंद जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हिंदुस्तान के टॉप 10 बेहतरीन हुनरमंद पत्रकारों में आपकी गिनती होती है, आपका शुमार होता है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी। आप भी हमारे साथ इन तमाम विश्लेषण में आज शामिल होंगे और आपके जरिए हम आज अपने दर्शकों को नए तरीके से तमाम राजनीतिक मसलों का विश्लेषण पेश करेंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर राम कुमार। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का तारुफ कराने की जरूरत शायद अब नहीं है, क्योंकि किसी तारीफ के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे डॉक्टर साहब। आपने देसी तरीके से, देसी स्टाइल के साथ तमाम विश्लेषण करते हैं डॉक्टर साहब हमारे और आपके सामने लगातार। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह प्रदीप सौरभ जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप राजनीतिक मामलों के गहन जानकार हैं और अलग तरीके से अपने अनुभव के जरिए तमाम चीजों का परत दर परत विश्लेषण लगातार हमारे सामने पेश करते हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बगैर कोई वक्त जाया किए सीधे रुख करेंगे विनोद जी का और उनसे जानेंगे कि आज क्या कोई मुद्दा है उनके पास डिस्कशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जिनके नतीजे हमें आपको बताने हैं, उन पर विश्लेषण करना है, अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की कमेंट भी लेनी है। विनोद जी। मुमताज, आज हमारा ये फाइनल सर्वे है जिसमें हम ना केवल सीटों के नतीजे बताएंगे बल्कि उन मुद्दों पे भी डिस्कस करेंगे, पार्टियों के दावे और प्रतिदावों पे भी डिस्कस करेंगे, कौन अपनी जेब में कितनी सीटें मान के चल रहा है और जनता कितनी सीटें दे रही है और कितनी मिनिमम हो सकती हैं, कितनी मैक्सिमम हो सकती है। मैंने इस महासर्वे को भी कभी अपने स्तर पर उल्टा सर्वे किया है। उल्टे सर्वे में हमने ये एक लाइन तय कर दी कि कोई भी पार्टी कम से कम कितनी आएगी, ऊपर जा सकती है, उससे कम नहीं आएगी। जिस पार्टी को हम जो सीटें देंगे वो उतनी कम से कम आएंगी, उसके बाद वो उससे प्लस हो सकती है,
उससे माइनस नहीं होगी। 10 सीटें हमने ऐसी चुनी है जिनका मैं नाम बता देता हूं, जो अनप्रडिक्टेबल हैं, जिनके बारे में कई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इस पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं पहले लूंगा। कल जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लंगड़ी लूली सरकार से हरियाणा का विकास नहीं हो सकता, बहुमत दीजिए। अगली लाइन उन्होंने कहा कि जितने भी चुनाव सर्वेक्षण आ रहे हैं, एक बात तय हो गई है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। चुनावी सर्वेक्षणों का हवाला लेके उनको ये कहना पड़ा। इसको दूसरे तरीके से लो तो प्राइम मिनिस्टर ने ये मान लिया कि बहुमत से हम काफ़ी दूर हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मान जाता है कि मैं बहुमत से दूर हूं, तो कम से कम मैं तो ये नहीं कह सकता कि बीजेपी को बहुमत आ रहा है। लेकिन सीटें काउंट करेंगे और चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, प्राइम मिनिस्टर को आखिर ये क्यों कहना पड़ा? देखिए, प्रधानमंत्री इस बात को लोगों के बीच में रखकर ये साबित करना चाहते थे कि देखिए हमें बहुमत तो नहीं मिल रहा है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होके आ रहे हैं, गठबंधन और तोड़ फोड़ की सरकार मत बनाइए, आप जो बचा खुचा है वो क्या कहते हैं कि हमें दे दीजिए। ये एक प्रकार से उनकी स्वीकृति है कि उन्होंने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल के सर्वे दिखा रहे थे अब तक, अनाप शनाप मैं कहूँगा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए, क्षमा याचना के साथ अपने सहयोगी और मित्रों से, लेकिन उन सीट संख्या में उतना दम नहीं है, इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री और भी उस पार्टी का ऐसा व्यक्ति जो पार्टी भी वही है और प्रधानमंत्री भी है, अध्यक्ष भी है, सब कुछ वही है। तो जब आदमी स्वीकृति करता है, उनका तो ये था कि वो ये लोगों के सामने रखना चाहते थे कि हमें बहुमत दे दीजिए, लेकिन चूंकि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, हम चीज़ों को खंगाल रहे हैं, इसलिए ये बयान हम इसको इस अर्थ में लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। वो अपना ये दावा पेश कर रही है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये उन्होंने ये मान करके भी बहुमत नहीं आ रहा है जी, तो मान्य है जी, और ये सबको पता है जी। तो उस वक्त उनका ये मांगना लोगों से जी। कि बहुमत दीजिए, ये एक अच्छी बात है। ये उन्होंने कहने के, क्योंकि अगर बहुमत आएगा तभी एक सरकार स्थिर बनेगी। तो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले अगर वो पब्लिक से एक डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो उनका मांगने का अधिकार है। बड़ी अच्छी बात। अगला सवाल, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खापों की जमीन को नमन करता हूं। प्राइम मिनिस्टर का खापों को कहना कि मैं नमन करता हूं, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, ऐसा है, यहाँ थोड़ी सी ये बात आ रही है हरियाणा के अंदर दुर्भाग्य में जी। एक तो खाप, ये खाप थी और ये सामाजिक खाप है, मानता हूं, लेकिन सवाल प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, नहीं प्राइम, मैं वही बता रहा हूँ, देश का प्राइम मिनिस्टर एमएलए की तरह मैं वही कह रहा हूँ, ये खाप सामाजिक थी और ये अब इनका उतना वो नहीं रहा, लेकिन इनका राजनीतिकरण करना और राजनीतिकों का डेरों से, क्योंकि ये डेरे भी जो ना बड़े वो हरियाणा के अंदर है, काफी वो रहे हैं विवादित, और विवादित के लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को किस तरह से वो करते हैं इनका। तो उन डेरों को और खापों को एक प्रधानमंत्री नमन करे जी, ये शोभा नहीं देता, बल्कि ये गलत परिपाटी है इतने बड़े राजनीति के लिए। ये तो कोई एमएलए वगैरह टिकट वो करे तो कोई बात है, वो तो जाते रहते हैं, डेरों में जाते रहते हैं, खापों के करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जिस खापों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ने काफ़ी टिप्पणियाँ की है, गंभीर टिप्पणियाँ की है कि उनका चलन ठीक या उनका व्यवहार या उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी वर्किंग ठीक नहीं रही है, तो उनको कम से कम प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए था, ये उनके लिए ठीक नहीं था। खास करके उन्होंने डेरों का भी जो ना, शायद मुझे पता है सरसा में डेरे का भी, ये डेरों का हरियाणा के अंदर जैसे चाहे वो यहाँ एक करोथा डेरा था या उधर जितने भी डेरे हैं, ये डेरे अपना करो या धार्मिक, जब आप एक हमारा देश जो है ना जिस तरह से हालत है, हमें बल्कि लोगों को इस भ्रम से बाहर निकालना चाहिए। जिस तरह से डेरे जो इस देश को कुमार साहब के पास आप ये कह सकते हैं क्या कि जिस प्रगतिशील भारत की परिकल्पना नरेंद्र मोदी करते हैं, वो उस प्रगतिशील की ये प्रतिगामी परिकल्पना है हरियाणा के लिए? उसमें ये दोनों ही बातें, खापों का भी और डेरे का भी, अगर इनका रोल रहता है
तो फिर आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, या हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं लेकिन जा पीछे रहे। कुमार साहब, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि आप और मानो या नहीं मानो, लेकिन सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी नंबर 1 आ रही है, हालांकि बहुमत नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या उनका दृष्टिकोण हो सकता है? देखिए, होता है क्या कि जब आप चुनाव में उतरते हैं जी तो एक राजनीतिक युद्ध की स्थिति होती है जी और जब जहाँ युद्ध शब्द आता है, राजनीतिक युद्ध कहिए आप, जी तो उसमें सब कुछ 100% सच नहीं होता। जी एक लक्ष्य होता है उसको पाने का। जी अभी तक हरियाणा में बीजेपी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं रही, पहली बार उसने ताकत का मुजाहरा इजहार जो है किया इस लोकसभा चुनाव में किया। तो जितनी सीटें इस बार मिली उससे उनकी ये इच्छा आकांक्षा या कहिए कि हसरत जगी कि शायद हम हरियाणा में सरकार बना सकें। जी लेकिन जब ये लोकसभा के नतीजे और विधानसभा के नतीजे जी दोनों एक तरीके से एक्ट नहीं करते, दोनों का थोड़ा डिफरेंस होता है काम का। चलिए, आपसे आप आज पहला शो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। लोकसभा के नतीजे विधानसभा में सेम रेप्लिकेट कभी हुए हैं देश में? नहीं, वो नहीं होते, वही मैं कह रहा हूँ। और डिफरेंस भी आपको पता होगा, क्या आपका एक्सपीरियंस है कि क्या फर्क आता है? देखिए, दो चीज़ हैं, एक तो नेतृत्व का भी असर पड़ता है। जी अब जैसे लोकसभा चुनाव हुए उसमें साफ था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके सामने कौन है? जी कोई सामने चेहरा नहीं था। जी तो सामने चेहरा नहीं था तो एक तरीके से वॉकओवर जैसी स्थिति बन गई। जी हरियाणा में वो स्थिति नहीं है। जी एक तो बीजेपी ये बात साफ तौर पे नहीं कह पाई कि उनकी सरकार बनने पर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। जी जबकि मुझे लगता है कि ये चाहे ये इंडियन नेशनल लोकदल हो या कांग्रेस हो, जी उनके चेहरे जो हैं काफ़ी कुछ साफ हैं। जी थोड़ा असर तो ये पड़ता है, और अचानक सारी चीज़ें जो हैं जी यहाँ मोदी वर्सेस नहीं है, यहाँ पे स्टेट की लीडरशिप सामने है। जी इसलिए मोदी, ठीक है, मोदी का जादू या मोदी के असर से जी ये निश्चित रूप से हरियाणा में बीजेपी काफ़ी अच्छा करेगी, जी। लेकिन वो काफ़ी अच्छा बहुमत होगा, ये मुझे इसकी उम्मीद पूरी नहीं लगती मुझे। पूरी नहीं है। अभी मेरे पास कुछ सीटें भिवानी पार्लियामेंट की कुछ सीटें आई हैं, जिक्र कर सकते हैं उस पर। बाडड़ा में कांग्रेस, लोकदल और बीजेपी कांटे के मुकाबले में फंस गए हैं। कांग्रेस को यहाँ 215 मिल रहे हैं, ज़्यादा हैं लोकदल से भी और ज़्यादा हैं बीजेपी से भी, पर इतने भी ज़्यादा नहीं हैं कि ये कहा जा सके कि बल्ले बल्ले हो रही है रणवीर महिंद्रा की। उनको फाइट में अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, पर क्योंकि रणवीर महिंद्रा चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं, बंसीलाल का भिवानी में प्रभाव रहा है, और इस बार किरण चौधरी भी उनकी मुखालफत नहीं कर रही है, साथ दे रही होगी तो थोड़ा, क्योंकि किरण भी इस वक्त मजबूर है, फंसी हुई है, वो दूसरे को, अपना घर बचाएगी, दूसरे का नुकसान करने की पोजीशन में नहीं है। कांग्रेस 215, इंडियन नेशनल लोकदल 201, बीजेपी क्लोज 204, तो समझना ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखता हूं, मैं धीरे धीरे देखूंगा। हज का भी बाडड़ा में वोट ले रही है 110, बसपा 62, इंडिपेंडेंट 161 और अदर्स 47। बिखरा हुआ सा मैंडेट है। हज का भी वोट ले रही है डॉक्टर साहब यहाँ 110, क्या कहेंगे? हल्का की वोट हैं यहाँ, लेकिन अब देखो एक बड़ा क्लियर, ये हल्का ऐसा है जिसमें आज कांग्रेस है नंबर 1 पा रही है जी। ये सिर्फ 2005 में एक बार यहाँ कांग्रेस जीतती है, जी 1972 के बाद। 72 में यहाँ कांग्रेस, प्रो लोकदल हल्का है ये पूरी तरह से प्रो लोकदल हल्का रहा है। ये जरूर है जी। कि भिवानी की जो राजनीति है वो बंसीलाल और एंटी बंसीलाल रही है। तो यहाँ जो ये आ रही हैं, क्या ये एंटी बंसीलाल वोट का बंटवारा तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा यस, है? एंटी बंसीलाल का वोट का बंटवारा। देखो आज रणवीर कितने खानों में वोट बट रहा है? इनेलो, भाजपा, यस, हज का, बसपा,